ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएम कॉन्क्लेव, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75 डीएम से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी से कैसे निपटने की कोशिश की जा रही है। और अब हमारे जो अगले मेहमान हैं वो है बिजनौर डीएम रमाकांत पांडे। बहुत बहुत स्वागत है रमाकांत पांडे जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल आपसे है, बिजनौर के हालात फिलहाल कैसे हैं? वहां पर एक्टिव केस की संख्या कितनी है, मृत्यु दर कितना है और किस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हैं? बिजनौर में पिछले 2 हफ्तों के मुकाबले अब धीरे धीरे रही है। औसतन पिछले 2 हफ्तों में एक्टिव केसेस 400 के आसपास प्रतिदिन आते थे और अभी ये संख्या घट करके 200 और उससे भी नीचे हो रही है। आज की तारीख में हमारे यहाँ बिजनौर में टोटल एक्टिव केसेस 2626 हैं। बिजनौर एक बड़ा और रूरल जिला है, करीब 46-47 लाख की पॉपुलेशन का। तो 2626 कुल एक्टिव केसेस आज की तारीख में हैं और हम लोग लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 2500 टेस्ट हम करते हैं और हमारी कोशिश है कि ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया है पिछले 1 हफ्ते में, ये स्टेडिली और कम संख्या में केसेस हमारे पास आए। बिल्कुल इस तरीके के हालात हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि देखिए एक बड़ा जिला है और यहाँ पर किस तरीके से रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनका भी आपने जिक्र किया। तो अभी जब ये कोरोना ग्रामीण इलाकों की तरफ भी बढ़ चुका है, वहां पर निपटने के लिए, वहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की? देखिए, वैसे तो ट्रैक करना, टेस्ट करना और ट्रीट करना जो हमारी स्ट्रेटेजी है। अलावा इसके जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से निगरानी रखना और कंटेनमेंट, वो हमारे लिए विशेष रूप से उपयोगी हो रहा है। एक विशेष चीज ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ये है कि देहात में लोग लेट इस बात को रियलाइज करते हैं कि उन्हें कोरोना है। वो सामान्य सर्दी खांसी उसको मानते हुए 1-2 दिन लेट हो जाता है। इस बीमारी में विशेष बात यह है कि अर्ली अगर डिटेक्ट हो जाए और अर्ली उसको व्यक्ति को हॉस्पिटल केयर या मेडिसिन की केयर मिल जाए तो वो केस बिगड़ता नहीं है और काफी संभावना रहती है कि वो बहुत जल्दी उसका उपचार हो जाए। तो हमारी चैलेंज ये है कि देहात का कोई मरीज बहुत ज्यादा स्थानीय अपनी व्यवस्था से काम न करे और उसको हम समय रहते अपनी RRTs के माध्यम से और निगरानी समितियों के माध्यम से दवा पहुंचा ले जाएं और यदि उसकी स्थिति इस लायक होती है कि उसे अस्पताल में आना है तो बिना समय गवाए हम उसे अस्पताल में ले आएं। कंटेनमेंट और ये चैलेंज विशेष रूप से हमको देहात क्षेत्र में देखना होता है, जो हम कर रहे हैं। जी, देहात क्षेत्र पर आप ध्यान रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को जिस तरीके की भी जरूरत है वो जरूरत आप पूरी करें। लेकिन अगर अस्पतालों की मैं बात करूं तो देखिए बहुत सारी ऐसी खबरें रमाकांत जी सामने आती हैं जिसमें मरीज परेशान रहता है, जो अटेंडेंट है वो परेशान रहता है। अस्पतालों में ऐसी समस्या ना आए, इसको लेकर क्या तैयारी है, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? कितने बेड्स अभी उपलब्ध हैं बिजनौर में? बिजनौर में हमारा एक L2 लेवल हॉस्पिटल जिला अस्पताल में संचालित है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी L2 लेवल के हम 2 चला रहे हैं। कुल अभी 155 बेड्स हमारे हैं, जिसमें 109 पेशेंट्स हमारे पास हैं इस वक्त L2 लेवल में। हमारी ये कोशिश रहती है कि देखिए, जो L2 लेवल के हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो उसको जाहिर है सांस की तकलीफ होती है और उसके अटेंडेंट्स तुरंत चाहते हैं कि उसको ऑक्सीजन मिल जाए ताकि कुछ स्टेबल स्थिति हो और उसके बाद उसको मेडिसिनल केयर जो दूसरी है वो प्रारंभ की जा सके। तो ऑक्सीजन को तत्काल उपलब्ध कराना और उसके बाद उसको हॉस्पिटल बेड में तुरंत एडमिट कराना, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। और अंदर हमारे हॉस्पिटल में क्या स्थिति है, चाहे वो सफाई के सिलसिले से हो, चाहे वो डॉक्टर के राउंड के सिलसिले से हो, ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने 53 CCTV कैमरा लगा रखे हैं, जिसपे सारे पेशेंट का हमारे इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर जो है उससे विजुअल देखा करते हैं कि ये कैसे, किसको क्या आवश्यकता है और डायरेक्टली वो कमांड सेंटर के माध्यम से डॉक्टर्स को और चाहे जो पेशेंट के तीमारदार हैं उनको भी सूचना देने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रमाकांत जी आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी बेड्स की उपलब्धता भी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि अस्पतालों के अंदर भी देखा जाए कि किस तरीके के हालात हैं, जो इलाज है वो ठीक से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कई बार मरीजों को पता नहीं चल पाता है, उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि कहां पर कितने बेड उपलब्ध हैं। ये जानकारी उन तक पहुंचे और वो ये जानकारी आसानी से हासिल कर पाए, इसके लिए क्या किया है आप लोगों ने?
देखिए, दो अलग अलग तरीके हैं। पहले तो डीजी मेडिकल हेल्थ का जो यूपी का पोर्टल है उसके माध्यम से पता किया जा सकता है कि कहाँ कितने बेड्स अवेलेबल है। दूसरा और उससे भी ज्यादा आसान और उपयोगी तरीका ये है कि हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, उसका जो हमारी हेल्पलाइंस जारी हैं, जो लगातार हम समाचार पत्रों में भी देते रहते हैं और सबकी विभिन्न माध्यमों से, चाहे गांव के प्रधानों के माध्यम से जो नवनिर्वाचित हुए हैं या हमारे सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से भी इसका व्यापक प्रचार कराते रहते हैं कि ये हमारी कंट्रोल रूम की लाइंस हैं, इन पर आप संपर्क करें। आपका नजदीकी कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें आप बिना समय गवाए अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं, उसकी जानकारी कमांड कंट्रोल सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। वो बेहतर तरीका है कि इमीडिएटली सारी सुविधाएं वहां से उपलब्ध हो जाएं। जाहिर है बेड्स की अवेलेबिलिटी एक बात है, उसके बाद दूसरी चीज सामने आती है कि पेशेंट को ले कैसे जाएं। जी। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, तो ये कमांड सेंटर के माध्यम से बहुत तीव्र गति से और अच्छा हो पाता है। यानी एम्बुलेंस की भी जानकारी अगर लेनी है, हॉस्पिटल की भी जानकारी अगर लेनी है तो कमांड सेंटर पर कॉल करके पता किया जा सकता है कि यहाँ पर कितने बेड हैं और एम्बुलेंस किस तरीके से उनको मिलेगी। इसके अलावा अगर बात जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवसर अब नहीं गंवाना चाहूंगा, अपने कमांड सेंटर का नंबर जरूर बताना चाहूंगा, 01342262031 या 01342262295296297 ये नंबर्स हैं। अलावा इसके 22 और लाइन्स हैं जो लगातार हमारे जो होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हैं उनको संपर्क करती रहती हैं, उनका हालचाल पता करते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो नंबर भी बताने के लिए। हम उम्मीद करेंगे हमारे दर्शकों ने सुना होगा और अब इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी ताकि वो बिजनौर में अब इलाज ठीक से उनको मिल जाएगा। तो बिजनौर के डीएम रमाकांत पांडे ने बड़ी जानकारी दी है कि अभी 2626 एक्टिव मामले बिजनौर में हैं। इसके साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में भी ट्रैकिंग की जा रही है ताकि वहां पर लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि ये जरूर मान रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाती है। और चलिए अब आपको कानपुर देहात में किस तरीके के हालात हैं ये भी बता देते हैं। हमारे साथ है कानपुर देहात डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह। बहुत स्वागत है जितेंद्र प्रताप सिंह जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कानपुर देहात के हालात बता दीजिए, ताजा आंकड़े वहां के क्या कहते हैं, मृत्यु दर क्या है, कितने एक्टिव केस अभी फिलहाल कानपुर देहात में हैं? धन्यवाद प्राची। मैं बताना चाहूंगा कानपुर देहात जनपद की जो चैलेंज ये है कि एक अपेक्षाकृत रूप से थोड़ा पिछड़ा जनपद है हमारा और कानपुर नगर के काफी नजदीक है, परंतु उस प्रकार से सुविधाओं का सामान्य विकास उतना नहीं हुआ था। कोरोना का जो चैलेंज आया प्राची हम लोग के सामने, उसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि 20 लाख की आबादी का ये जनपद है और करीब 3000 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है। ऐसी परिस्थितियों में ये आवश्यक था कि हम अपने मरीजों को ऐसी सुविधाएं दें कि कानपुर नगर पे निर्भरता हमारी ज्यादा ना हो। इस क्रम में जो प्रयास रहे हैं, 2 महीनों से मैं यहाँ पर कार्यभार देख रहा हूँ, वर्तमान में मात्र हमारे 561 अब पेशेंट बचे हैं कोरोना पॉजिटिव और हमारे यहाँ L1 और L2 सुविधा दोनों ही है। L1 सुविधा हमारी केंद्रीय विद्यालय में हम लोगों ने टेम्पररी बनाई जहाँ ऑक्सीजनेटेड बेड है और L2 अस्पताल जो हमारा है प्राची वो डिस्ट्रिक्ट ट्रॉमा सेंटर में है और वहाँ पे हमारे करीब 20 पेशेंट इस समय, बाकी हमारे होम आइसोलेशन में है। जनपद में टेस्टिंग भी काफी व्यापक पैमाने पर हुई है। हमारा दैनिक लक्ष्य जो है प्राची वो 1350 का ही मात्र है, परंतु हम लोग ने 1500 और 2000 तक सैंपल पर डे किए हैं और इस समय हमारी जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जिसे हम लोग बोलते हैं 1.4 के आसपास है और मंडल में ये बेहतर है। हमारा जो कानपुर मंडल है जिसमें फरक्काबाद, कानपुर नगर, औरैया, इटावा इत्यादि जनपद है, उसमें हमारी जो क्यूमुलेटिव है अब तक शुरुआत से अब तक वो मात्र 1.2% है और जो हमारी फर्टिलिटी रेट है जिसमें जिनकी डेथ्स हुई है वो मात्र 0.99 है अभी तक सारे पेशेंट्स का। अब तक सब मिला के 5500 पेशेंट हमारे हुए हैं और वर्तमान में प्राची सिर्फ 561 पेशेंट वर्तमान 561 केस हैं जो आप बता रहे हैं एक्टिव केस हैं, यानी कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर हम कानपुर देहात की बात कर लें, आपने होम आइसोलेशन वाले मरीजों का भी जिक्र किया, उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई होम आइसोलेशन में है और उसे अर्जेंट मेडिकल नीड की जरूरत है, उसे अर्जेंट हॉस्पिटल में भर्ती होना है, तो उसे क्या करना है, कहां पर कांटेक्ट करना है ताकि सीधे उसको मदद मिल जाए बिना घुमाए? जी अच्छा सवाल है। जो शासन की जो नीति है वो कोविड कमांड सेंटर के थ्रू है जो आईसीसी
ICCC जिसे हम लोग बोलते हैं आमतौर पे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर स्थापित हुई है। और उसमें हमारे जनपद में जो कमांड सेंटर है उसमें 15 टेलीफोन लाइन अवेलेबल है और उसमें करीब 38 लोग हमारे कार्यरत हैं और राउंड द क्लॉक है, 24 आवर्स है और सभी लोग उस पर कॉल करते हैं। अगर हमें लोग कॉल नहीं भी करते हैं तो ये हमारा दायित्व है कि होम आइसोलेशन में जितने भी पेशेंट हैं उसको हमारे डॉक्टर्स कॉल करते हैं कि आपका हालचाल कैसा है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई आपकी समस्या तो नहीं है, आप अपना टेम्परेचर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग उनको रिलेट करते हैं। अगर कोई भी पेशेंट के सिम्टम हमें ऐसे लगते हैं कि उसको शायद अब L1 की आवश्यकता है या फिर L2 की आवश्यकता है, तो हम लोग वहाँ एम्बुलेंस भेज के उनको L1 या L2 में शिफ्ट करते हैं। और सभी लोग इसका काफी कमांड सेंटर चूंकि प्रारंभ से चल रहा है और डेली बैठक मैं स्वयं लेता हूं सवेरे 10 बजे डेली, जिसमें कि CDO, CMO, अन्य अधिकारी रहते हैं। तो ये प्रचारित है प्रेस के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से, तो काफी कॉल्स उसमें आती है, इसको हम लोग अटेंड करते हैं। बिल्कुल, होम आइसोलेशन पेशेंट्स का इस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है और जैसा आपने बताया कि कमांड सेंटर पर संपर्क करके अगर अर्जेंट मेडिकल नीड की जरूरत है तो वो भी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा जो बाकी जरूरी चीजें हैं, देखिए ऑक्सीजन हो या फिर रेमडेसिविर हो, इन तमाम चीजों के लिए क्या इंतजाम है? क्योंकि बहुत सारी खबरें सामने आती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है लोगों को, सिलेंडर नहीं है उनके पास और रेमडेसिविर की तो कितनी कालाबाजारी हुई है हम सब जानते हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा प्राची कि जो जनपद कानपुर देहात है, यहाँ में एक ऑक्सीजन का रिफिलिंग प्लांट है, तो उसका हमें लाभ ये मिला कि इस जनपद में ऑक्सीजन की क्राइसिस कभी भी नहीं हुई और हम लोगों ने इनफैक्ट अन्य जनपद को, कन्नौज को, जालौन को, औरैया इत्यादि को, फर्रुखाबाद को सपोर्ट किया हम लोगों ने, तो हमारे यहाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं आई। रेमडेसिविर शासन ने हमें पर्याप्त आवंटित कर रखी है और यहाँ तक कि जिलाधिकारी के निवर्तन पे भी कर दिया था। पहले हम लोग को सिर्फ 10 रेमडेसिविर दी गई थी और बाद में जैसा आप जानते हैं कि कुल मिला के शासन ने ये कहा कि 1800 रुपए पर यूनिट में रेमडेसिविर रेड क्रॉस में पैसा जमा करा कर दिया जा सकता है। तो इस क्रम में भी लोगों ने हम लोग को आवेदन दिए और उसको हम लोगों ने तत्काल उनको आवंटन किया और कई जगहों से काफी अच्छा फीडबैक मिला हम लोगों को कि साहब आपने हमारी हेल्प करी और इस कारण से उनका ट्रीटमेंट अच्छे हुए। जो हमारे सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं उनका तो ऑफ कोर्स बिल्कुल। देखिए और देखिए जितेंद्र जी, ऐसे मुश्किल वक्त में बहुत जरूरी भी है कि लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल जाएं और जो उनको जरूरत है वो चीजें समय पर मिल जाएं ताकि जो जान है लोगों की ना जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि कानपुर देहात में हालात कैसे हैं और कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो कानपुर देहात की अगर बात कर लें तो यहाँ पर हालातों को काबू में किया जा रहा है, ऐसा दावा जरूर किया गया है। डीएम की तरफ से ये जरूर कहा गया है, डीएम ने ये बताया कि 561 कुल एक्टिव केस कानपुर देहात में हैं और ऑक्सीजन की वहां पर कोई कमी नहीं है। जो होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज हैं उनसे लगातार फोन पर संपर्क किया जाता है और उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मुहैया कराई जाती है। और कानपुर देहात के बाद अब जालौन में किस तरीके की स्थिति है, आइए ये भी जान लेते हैं। डीएम जालौन प्रियंका निरंजन हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है प्रियंका जी आपका एबीपी गंगा पर, एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे है कि जालौन में स्थिति कैसी है, क्या नियंत्रण में है, कितने केस हैं वहां पर अभी एक्टिव और पर डे की अगर बात करें तो कितने केस अभी सामने आ रहे हैं पॉजिटिव? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स प्राची, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। सेकेंड, हमारे यहाँ जो एक्टिव केसेस की आपने बात की वो 991 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 746 हमारे आइसोलेशन में हैं जी। और पर डे अभी हम बात करें तो पिछले हफ्ते से हमारे यहाँ स्थिति काफी सुधरी है। पहले जो 3 डिजिट में हमारे एक्टिव केसेस आ रहे थे, पॉजिटिव केसेस आ रहे थे पर डे, वो अब 2 डिजिट्स में हो गए हैं। विगत 2 दिनों से जैसे कल हमारे यहाँ 72 पॉजिटिव केसेस आए हैं और इसके लिए हमारे यहाँ जितने भी टेस्टिंग और सैंपलिंग की पूरी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। 16 हमने स्टैटिक जांच सेंटर स्थापित किए हैं और 61 जो है रैपिड रिस्पांस टीमें बनाई हैं, जिसमें से हमारे यहाँ 9 ब्लॉक है तो 5 प्रति ब्लॉक हमने टीम्स बनाई हैं और 16 शहरी क्षेत्रों में भी बनाई हैं। कुल 61 टीमों का गठन हमारे यहाँ किया गया है। ये टीमें जो हैं वो हमारे गाँव में जाती हैं, सैंपलिंग करती हैं और जो भी उनके मैक्सिमम जो भी सैंपलिंग है और जाँचें हैं वो लोगों की जा रही हैं। इसके अलावा हमने एक और कार्य किया है कि जो शासन का अभियान था विगत 5-6 दिनों में 1186 हमने टीमें बनाई थी। हमारे यहाँ 574 ग्राम पंचायतें थी जिन्होंने लगभग 2,14,000 घरों का सर्वे किया, हाउस टू हाउस सर्वे किया है। उसमें जितने हमको सिम्टोमेटिक 1774 समथिंग व्यक्ति मिले थे उनमें हमने उनसे ज्यादा ही 1850 किट उनको दी और अब तक हमारे जनपद में शासन से और लोगों के योगदान से हमें लगभग 15,000 होम आइसोलेशन किट्स उपलब्ध हुई थी, जिनमें से 12,000 किट्स का वितरण हमने लोगों को करा दिया है। तो इस तरह हमारा ये प्राथमिकता है कि
सबसे पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। पहले उनको हम ट्रैक कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिम्टोमेटिक भी हो, उसे जुकाम, बुखार, खांसी भी हम होम आइसोलेशन। यानी आप कह रहे हैं कि देखिए टेस्टिंग जो है वो आप बड़े लेवल पर कर रहे हैं ताकि शुरुआत में पता चल जाए कि संक्रमण कहां पर फैला है और उसे आप रोक सकें। बात अगर अस्पतालों की कर लें तो वहां पर बेड की उपलब्धता कितनी है और लोगों को किस तरीके से वो बेड मुहैया करवाए जा रहे हैं, क्या कुछ फैसिलिटीज हैं अस्पतालों में, ये आप बताइए। देखिए, हमने जिला अस्पताल के माध्यम से L1 हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास 3 L1 हॉस्पिटल है और हमने 2 CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच और माधोगढ़ में भी 40 और 30 बेड की L1 की व्यवस्था रखी है और प्रत्येक CHC पर भी हमने 5-5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखाए हैं। जैसे कि हमारा जो जिला है वो काफी क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इतनी दूर से अगर आने पर आदमी को प्राथमिक एड जो है वो मिल जाए, फर्स्ट एड मिल जाए, तो उसके लिए हमने वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी रखी है। और जिले स्तर पर भी L1 में हमारे पास 260 बेड है, जिनमें से हमारे पास 20 या 25 बेड पर जो है ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। L2 लेवल का भी हॉस्पिटल हमारे यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन है, जिसमें 362 बेड हमारे आइसोलेशन वार्ड के हैं और 49 बेड हमारे यहाँ ICU के हैं। सभी पर हमारे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन या दवाओं या किसी भी अन्य चीजों की कोई कमी नहीं है और ऑक्सीजन हम अपने नजदीकी जनपद हमीरपुर से और झांसी से प्राप्त करते हैं। और हमारे मेडिकल कॉलेज में अभी 3 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो प्रस्तावित है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 1 ऑक्सीजन प्लांट PM केयर फंड से प्रस्तावित है और इसके अतिरिक्त CHC कोच में भी गन्ना विकास विभाग से 1 ऑक्सीजन प्लांट का प्रस्ताव जो है वो लिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम सभी ऑक्सीजन प्लांट कार्यशील करने में भी सफल होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका निरंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस तरीके के हालात हैं, बेड की उपलब्धता जालौन में कितनी है और कैसे वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। तो जालौन की जो DM है प्रियंका रंजन हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके के हालात हैं। 1345 एक्टिव मरीज वहां पर मौजूद हैं। जालौन में मॉनिटरिंग के लिए 2,14,000 घरों में अभी तक सर्वे किया जा चुका है। और चलिए अब एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवनीत सहगल ACS सूचना हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ABP गंगा पर नवनीत सहगल जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल किस तरीके के हालात हैं, क्या स्थिति अभी कंट्रोल में है, कितने केसेस अभी सामने आ रहे हैं और कैसे अब इस चेन को तोड़ा जा रहा है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक टेस्ट और ट्रीट, ये जो एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई जा रही है, जिसमें कि हम लोग गांव-गांव, आपने अभी कई जिलाधिकारियों से भी सुना जी कि सब हमारी इतनी टीमें बनी हुई हैं जो कि गांव-गांव जा रही हैं, गांव-गांव जाकर और वो घर-घर जाकर हर एक जो है किसी को भी अगर लक्षण है तो उनको तलाश रहे हैं और जो ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति पाए जा रहे हैं उनका RRT, हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, जिनके माध्यम से उनका टेस्ट किया जा रहा है, एंटीजन टेस्ट करके तुरंत उसका रिजल्ट आ जा रहा है और मेडिकल किट सबको उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे किसी को थोड़े लक्षण है, किसी को ज़्यादा लक्षण है। अब इसमें मैं बताऊंगा कि ये रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी रणनीति है वो कितनी सफल हो रही, मैं इस आपको आंकड़ों से बता सकता हूँ कि 30 अप्रैल को हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 3,10,000 केस थे एक्टिव, वो आज जो है घट के 1,77,643 रह गए हैं। यानी कि पिछले 15 दिन में हमारे यहाँ लगभग जो है वो लगभग 1,30,000 से जो है वो केसेस कम हुए हैं और जो 30 अप्रैल को लगभग 38,000 प्रतिदिन मामले आ रहे थे वो घट के अब 12,547 रह गए हैं आज जो आए हैं। और ये इसमें मैं जो देखने की बात ये है कि हमारे टेस्ट उतने हैं बल्कि बड़े हैं टेस्ट। आज जो है टेस्ट 2,56,000 टेस्ट हुए हैं और प्रतिदिन ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक टेस्ट किए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने RT-PCR के टेस्ट की भी क्षमता दुगुनी करने के लिए निर्देश दिया है, जलों को भी ज़्यादा सैंपल इकट्ठा करके भेजने को निर्देश दिया है, नई मशीनें खरीदी गई हैं। तो ये जो एक मॉडल उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया है, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद ऐसे हमारे प्रदेशों से अगर मुकाबला करें जिन प्रदेशों की जनसंख्या हमारे से आधी है या 1/4 भी है, उनसे भी जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो मामलों की संख्या अब घटी है। इसके बावजूद कि टेस्ट बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। अब लोग 4,44,00,000 टेस्ट अब तक कर चुके हैं और देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। अब मैं ये पूरा हमारा मॉडल है, इसकी सराहना
जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीमें भी हमारे साथ, हमारी टीमों के साथ जा जाकर जिलों में, गाँव में पूरा वो खुद जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार ये जो गाँव में जो जांच का अभियान चल रहा है ये कितना इफ़ेक्टिव है। और नीति आयोग ने भी, माननीय नीति आयोग भारत सरकार ने भी इसकी तारीफ़ किया और उन्होंने ये सब राज्यों से कहा है कि जो उत्तर प्रदेश वाला मॉडल है इसको सभी प्रदेशों को अपनाना चाहिए। और ये एक जो समग्र व्यवस्था की है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि कोरोना का जो आंशिक कर्फ्यू लगाया है, आंशिक कर्फ्यू जो है वो मूवमेंट जो है, लोगों का मूवमेंट तो रोका है, परंतु जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, जो आवश्यक गतिविधियां हैं वो नहीं रुकी हैं। अब आप देखिए ये जो एग्रेसिव टेस्ट ट्रीट और ट्रीट का और ट्रेस का मामला जो है एक प्रक्रिया है, और प्लस आंशिक कोरोना कर्फ्यू और गांव-गांव जाकर जो है निगरानी समितियों द्वारा, शहरों में निगरानी समितियों द्वारा जो है लक्षण व्यक्तियों को खोज के उनके टेस्ट करना, एग्रेसिव टेस्टिंग, ये सारा उसी का नतीजा है। और ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक अनुभव है, उनका एक नेतृत्व है, उनकी जो कमिटमेंट है, ये उसको दर्शाता है कि किस प्रकार एक प्रदेश में, इतनी बड़ी जनसंख्या के प्रदेश में कैसे जो है वो इस प्रकार की बीमारी बिल्कुल नवनीत जी, यानी देखिए सरकार का फोकस है कि ट्रेस कर लिया जाए, ट्रैक कर लिया जाए, हाँ टेस्ट कर लिया जाए, और इसीलिए जैसा आप बता रहे हैं कि आंकड़ों में भी कमी आ रही है और तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, ट्रीट किया जाए। जी बिल्कुल। आपने कोरोना कर्फ्यू का जिक्र किया था नवनीत सहगल जी, मैं छोटा सा सवाल जोड़ देती हूँ, फिर आप अपना जवाब कंप्लीट कर दीजिएगा। आपने कोरोना कर्फ्यू का यहाँ पर जिक्र किया है, बहुत सारी अफवाह हैं कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ सकता है, क्या इस पर किसी प्रकार का कोई विचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए वो तो अब कोरोना कर्फ्यू जो है अभी परसों सुबह तक का है, अब तो अभी काफ़ी समय है जी। जैसा होगा हम आप सबको अवगत करा देंगे। मैं ये बताना चाह रहा था कि ट्रीटमेंट में देखिए प्रदेश में बेड की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। पिछले मार्च, अभी ये जो मार्च गया है पिछला महीना, इस मार्च से लेकर अब तक 30,000 बेड अतिरिक्त किए गए हैं। और हमारा ये प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का कि जो नॉन ऑक्सीजन वाले बेड हैं, आइसोलेशन बेड हैं, उनको भी ऑक्सीजन बेड में कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए एक बड़े स्तर पर देखिए ऑक्सीजन की उपलब्धता का एक सवाल था, एक उसमें समस्या थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए एक स्पेशल मॉडल, उत्तर प्रदेश ने एक मॉडल बनाया, एक सॉफ्टवेयर लागू किया, ऑक्सीजन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जी। और अब आज की तारीख में जहां पर कि सामान्यतः 300-350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, आज जो है कल 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हुई है। तो ये इतनी सप्लाई जो है ऑक्सीजन की बढ़ाकर, और ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं उन पे जीपीएस लगाकर उनको मॉनिटर कर टाइमली जो होता है ऑन टाइम उसका एक सिस्टम बनाया गया, जिसको कि नीति आयोग भारत सरकार ने तारीफ की और कहा कि अन्य प्रदेशों को भी इस प्रकार का ये मॉडल अपनाना चाहिए। देखिए जहाँ बेड की संख्या बढ़ रही है वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है। प्रदेश सरकार अपने से, ताकि भविष्य में इस प्रकार की ऑक्सीजन की कोई समस्या ना आए, लगभग 377 जो हमारे अस्पताल हैं उनमें जो एटमॉस्फेयर से, जो वातावरण से हवा लेकर उसकी ऑक्सीजन बनाने के प्लांट हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की कोई कठिनाई आगे आने वाले सालों में ना हो। समुचित ऑक्सीजन रहे, बेड की संख्या रहे, आप जो है एग्रेसिव टेस्ट और ट्रीट करें। तो ये सारी जो है हमारी जो रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में है, वो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो मॉडल आज पूरे देश में आज जो है उसकी चर्चा है, नीति आयोग उसकी तारीफ कर चुका है। तो ये इस मॉडल के सहारे उत्तर प्रदेश सरकार, और मैं एक दूसरी तरफ ये भी बताना चाहूँगा कि ये सब व्यवस्थाओं के साथ साथ बचाव के लिए टीकाकरण की भी जो है एक प्रक्रिया बहुत तेज़ी से प्रदेश में चल रही है। और प्रदेश में लगभग 1,44,00,000 डोजेज जो हैं वो दी जा चुकी हैं। 1,16,00,000 लोगों को तो पहली डोज दी जा चुकी है, और इसी तरह से लगभग 30 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। तो ये जो एक वैक्सीन जो हमारा टीकाकरण है वो भी देश में सबसे अधिक हमारे यहाँ हुआ है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी टीकाकरण की जो है वो तेज़ की गई है प्रक्रिया। 18 जिलों में पहले लागू था, सोमवार से 23 जिलों में इसको लागू किया जा रहा है, और लगभग 3 लाख से अधिक जो है वो लोगों को ये इंजेक्शन जो है, ये टीकाकरण जो 18 वर्ष से ऊपर वाला ये लगाया गया है जी। मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा जो है होलिस्टिक अप्रोच है। और आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि जो एक ये नई बीमारी ब्लैक फंगस, इससे बहुत चिंता हो रही थी। इससे बहुत प्रदेश में कुछ लोग जो हैं जो कि जिन्हें ऑक्सीजन लगती है, जो अस्पताल में जाते हैं,
तो उनके लिए बहुत चिंता थी। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार से जो एक विशेषज्ञ समूह बनाया था, उस विशेषज्ञ समूह के माध्यम से उनसे सुझाव लेकर एक इसकी गाइडलाइन भी आज प्रदेश भर में जारी कर दी है कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या होना है। और उन्होंने सभी अस्पतालों को, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि वो समुचित दवाइयों का, सभी दवाइयों का समुचित इंतजाम रखें और अपने यहाँ एहतियात भी रखें। अभी 4 बजे से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स को ये प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए और यदि ये बीमारी हो भी जाए तो इसका क्या इलाज होना चाहिए। तो प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है, चिंतित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, आप देखिए, उन्होंने 8 मंडलों में जाके लगभग 30 से ज़्यादा जिलों का खुद भ्रमण किया है। स्वयं मौके पर गए हैं, गाँव में गए हैं जहाँ पर उन्होंने जाना है कि कैसे निगरानी समितियाँ काम कर रही हैं। अस्पताल में गए हैं, कोरोना के जो दाखिल अस्पतालों में पेशेंट हैं उनसे जाकर उन्होंने हालचाल जाना है। किसी भी प्रदेश में इस प्रकार का जो है नेतृत्व, इस प्रकार का जो है वो इनिशिएटिव नहीं लिया गया होगा। अब वो कल जो है नोएडा, मेरठ, गाज़ियाबाद, ये कल उधर का माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं। वो गाँव में भी जाएंगे, अस्पताल में भी जाएंगे, कंट्रोल रूम भी देखेंगे। सभी व्यवस्थाओं का जो है वो स्वयं जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जा रही है, जैसा आपने बताया। और बताया कि जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट है उन पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है, उसको लेकर भी सरकार पूरी तरीके से तैयार हो गई है। लेकिन जो बीच में कमियां आई थी और अभी भी बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसको लेकर मरीजों को परेशानी होती है, अटेंडेंट्स को परेशानी होती है, वो है मेडिकल उपकरणों की कमी। या ऑक्सीमीटर ले लीजिए आप, या चाहे फिर वो तमाम दवाइयाँ ले लीजिए जो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल पाती हैं समय रहते। इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है और आगे क्या करने वाली है सरकार? देखिए, सरकार ने बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ खरीदी हैं। और जहाँ पर किसी प्रकार की दवा की समस्या आती है, जैसे रेमडेसिविर की बीच में समस्या आई थी, तो सरकार ने बहुत दवाइयाँ खरीद के निःशुल्क उपलब्ध करानी शुरू की। इसी तरह से टॉसिलिजुमैब का भी अब सभी जगह, सभी कमिश्नर के पास सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है। तो दवाइयों की कठिनाई नहीं है कहीं भी। देखिए, ये तो एक स्टॉक है, ये दवाइयाँ कंज्यूम होती हैं, नई आती रहती हैं। उस प्रोसेस में तेज़ी की जा रही है, किसी प्रकार की दवाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। जो लोग कालाबाजारी करने के इरादे से जहाँ कहीं स्टोर कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही हैं। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी करके अपना स्टॉक अधिक रखने के उसमें आरोप में बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि दवाओं के मामले में, ऑक्सीजन के मामले में यदि कोई कालाबाजारी करने का प्रयास करता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नशे लगाया जाए, संपत्ति जब्त की जाए। क्योंकि ये एक मानव जाति के खिलाफ अपराध है यदि इस समय पे दवाइयों के मामले में या ऑक्सीजन के मामले में जो है इस तरह की कालाबाजारी की जाए। बिल्कुल, और इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार जो है एक्शन लिए जा रहे हैं और कालाबाजारी को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अस्पतालों की, तो अस्पतालों से बहुत सारी खबरें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जिसमें मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी वीडियो ऐसी नवनीत जी वायरल होती हैं जिसमें मरीज खुद बता रहे होते हैं कि ये परेशानी उनको सामने आ रही है। इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है ताकि अस्पतालों के भीतर की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए? देखिए, सरकार ने एक सीएम हेल्पलाइन 1076 का एक नंबर चलाया हुआ है और उस हेल्पलाइन पे 500 लोग 24 घंटे जो हैं वो बैठे रहते हैं और 500 लोग दिन में 50,000 कॉल करते हैं। आज कल भी उन्होंने 50,000 कॉल की हैं। वो दिन में मरीजों से कॉल करते हैं, उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। यहाँ तक कि मैं बताऊँ, मुझे कोरोना हो गया तो मुझे वो रोज़ 4 फ़ोन किया करते थे। आम आदमी जो है हर मरीज से उससे दिन में हालचाल पूछा जाता है, क्या समस्या है, क्या उनको खाना ठीक से मिल रहा है, दवा ठीक से मिल रही है, डॉक्टर उसको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो ये आप देखिए, हमारे यहाँ लगभग 1,77,000 एक्टिव मरीज हैं। अगर हम 50,000 जो है डेली बात कर रहे हैं तो तीसरे दिन हर मरीज से बात हो जाती है। तो ये एक प्रक्रिया सरकार ने अपने से बना रखी, प्लस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का नंबर सब जगह सबको दिया हुआ, अखबारों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से सबको सर्कुलेट किया गया है ताकि कहीं भी किसी भी मरीज को, और मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर कहीं भी किसी मरीज को किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो 1076 पे फ़ोन करें। 24 घंटे चलती हुई ये हेल्पलाइन है और 500 लोग इस हेल्पलाइन को चलाते हैं। तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, तुरंत उस पर
सॉल्यूशन उसका निकलेगा। बिल्कुल नवनीत सहगल जी, देखिए अब तीसरी लहर की भी बात सामने आने लगी है। कई रिसर्च बता रहे हैं कि तीसरी लहर भी अब बहुत जल्द आ सकती है। इससे निपटने के लिए क्या सरकार ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं? किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, विशेषज्ञों ने कुछ इस तरह बताया है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और उसमें जो है जो बच्चे हैं जिनको अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, टीकाकरण नहीं, उनको वो प्रभावित हो सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें एडवांस में कार्रवाई करते हुए, अग्रिम में ही कार्रवाई करते हुए हर जिले को बोला है कि वो अपने यहाँ हर जिले में जो पेडियाट्रिशियन डॉक्टर होना चाहिए और पेडियाट्रिशियन का ICU जिसको पीकू बोलते हैं, वो पीकू की स्थापना हर जिले में जो है करी जाए, ताकि हर जिले में बच्चों के लिए ऐसे ऑक्सीजन वाले बेड रहे, ऑक्सीजन ICU रहे, पेडियाट्रिशियंस रहे, बच्चों के डॉक्टर रहें। इसके लिए भर्ती की जाए। इसके लिए उन्होंने 25% एक्स्ट्रा भी जो है तनख्वाह देने के लिए कहा है। फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाए, रिटायर्ड लोग हैं उनको बुलाया जाए, सभी व्यवस्थाएं की जाएं ताकि किसी प्रकार की तीसरी लहर से जो है इंतजाम करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार रहें। और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा प्रतिदिन कर रहे हैं। यानी आने वाली तीसरी लहर को लेकर भी बताना चाहूंगा कि सबको ये सलाह है कि टीकाकरण करें। बिल्कुल, ये जागरूक होना बहुत जरूरी है, टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है। एक और प्रयास नवनीत जी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, वो है जगह जगह पर अतिरिक्त यानी कि अस्थायी बेड लगा दिए जा रहे हैं, अस्थायी अस्पताल बना दिए जा रहे हैं। तो क्या सरकार कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रही है कि जो तमाम 75 जिले हैं वहां पर कुछ ऐसा प्रयास किया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सुविधाएं पहुंचाई जाए, उनको कमी ना हो बेड की? नहीं, देखिए, अस्थायी अस्पताल वहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ ज़रूर बनाए जाएंगे, लेकिन अगर बिल्डिंग हमारे पास है वहाँ पे बेड विस्तार हो सकते हैं तो वो किया जा रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि एक डेढ़ महीने में, मार्च से लेकर अब तक 15 मई तक आज जो है 30,000 एक्स्ट्रा बेड बनाए गए हैं। तो 30,000 एक्स्ट्रा बेड जो अस्पतालों में एग्जिस्टिंग बनाए गए हैं। यदि कहीं पर भी ऐसे टेम्परेरी अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी बनाया जाएगा, बनाया भी जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही अपग्रेड करने का प्रोविजन है, उसी को हम लोग तेज़ी से अपग्रेड कर रहे हैं ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक बेड की उपलब्धता कराई जा सके। बिल्कुल, बेड की उपलब्धता कराई जाए, ये तो बात रही। देखिए, जो कोरोना के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है और लगातार लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आपने जिक्र किया था वैक्सीनेशन का, भी आपने बताया कि कितना वैक्सीनेशन हो चुका है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जिले बाकी हैं नवनीत जी जहां 18+ का वैक्सीनेशन शुरू होना बाकी है। कब तक वो वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? कब तक पर्याप्त मात्रा में जो डोज हैं वैक्सीन की वो पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, जल्दी ही शुरू होगा क्योंकि ये प्रक्रिया 18+ वाले में संख्या और सॉफ्टवेयर को जो लागू कर रहे थे शुरू में, जहाँ ज़्यादा मामले थे वहीं पर इसको ये टीकाकरण शुरू किया गया था। जल्दी ही प्रदेश के बचे हुए जो है हमारे जनपद हैं, 23 में मंडे से शुरू हो रहा है, जो बचे हुए जनपद हैं उनमें भी ये टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। टीके आने शुरू हो गए हैं, वैक्सीन आनी शुरू हो गई है, अब कोई कठिनाई नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर भी किया है कि प्रदेश सरकार फ्री में निःशुल्क हर नागरिक को, हर अपने जो निवासी हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले, सबको मुफ्त में टीका लगा रही है। और मुफ्त में टीका लगाने के लिए जो भी सुविधाएं हैं, यहाँ से मिल रहा है, विदेश से मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा, वो टीका लाकर सभी हमारे जो निवासी हैं उनको लगाया जाएगा। सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने समय पे अपना अपना टीका लगवाएं। अभी फिलहाल जो आंकड़े हैं नवनीत जी वो क्या बता रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में देखा था कि लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोग डर रहे थे, वैक्सीनेशन के लिए आ नहीं रहे थे, लेकिन अब जब ये ड्राइव तेजी के साथ चल रही है तो क्या कहते हैं आंकड़े? क्या लोगों में जागरूकता है? जी, अभी संख्या बढ़ रही है, प्रतिदिन काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन ये कि मेरा अनुरोध है कि अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो है मंडे से सबको प्री रजिस्ट्रेशन के साथ उनको फ़ोन करके बुलाया जाए ताकि टीका केंद्रों पर भी भीड़ ना हो। टीका केंद्रों पर भीड़ होने से जो है वो संक्रमण का खतरा रहता है। टीकाकरण पे उतने ही लोग आए जिनको बुलाया जाए, क्योंकि टीकाकरण सभी का होगा। सभी का टीकाकरण सरकार निःशुल्क मुफ्त में करा रही है और जिसको जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होता जाएगा बुलाते जाएंगे और अधिक से अधिक टीका लगाया जाएगा। सरकार और केंद्र भी खोलेगी, लगभग 5000 केंद्र हैं पूरे प्रदेश में। जैसे जैसे जो है वो समय
सभी जिलों में लगेगा तो और टीका केंद्र और खोले जाएंगे। इनको 8000 किया जाएगा टीका के अधिक। बिल्कुल, यानी जागरूक होने की जरूरत है और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, ये लगातार अपील सरकार भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका नवनीत सहगल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि प्रदेश में फिलहाल हालात कैसे हैं और क्या कुछ तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। तो आपने सुना एसीएस सूचना नवनीत सहगल को, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30,000 बेड और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, यानी 30,000 बेड हैं जिनकी संख्या बढ़ चुकी है। गांव में युद्ध स्तर पर टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है ताकि गांव में यानी ग्रामीण इलाकों में ना फैले। अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,77,647 है। और इस वक्त हमारे साथ फतेहपुर डीएम अपूर्वा दुबे जुड़ गई हैं। स्वागत है अपूर्वा जी आपका एबीपी गंगा पर। सवाल आपसे फतेहपुर को लेकर ही है। अगर फतेहपुर जिले की बात करें तो कैसे हालात वहां पर हैं, कितने एक्टिव केस हैं और क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ कदम आप लोग उठा रहे हैं? हमें 186 ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन के अंतर्गत। हमारे यहाँ बेड की उपलब्धता हमारे पूरे जनपद में तो म्यूट है ना। अपूर्वा जी आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन को एक बार फिर से चेक करने की कोशिश करेंगे। आप फतेहपुर के बारे में जानकारी दे रही हैं तो अपूर्वा दुबे जी हमारे साथ वहां की डीएम जुड़ी हुई हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जान रहे हैं हम कि फतेहपुर में हालात कैसे हैं, क्या फतेहपुर में हालात नियंत्रण में हैं, क्या केसेस में कोई कमी आई है, हॉस्पिटल्स में किस तरीके के हालात हैं। तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। अपूर्वा जी एक बार फिर से प्लीज आप रिपीट कर दीजिए आंकड़े, क्योंकि उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। एक बार फिर से बता दीजिए दर्शकों को कि फतेहपुर में कैसे हालात हैं। हेलो, थैंक यू फर्स्टली फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अपूर्वा जी आपकी आवाज आ रही है। मैं सर्वप्रथम जनपद फतेहपुर के बारे में बताना चाहूंगी कि आज की डेट में जो स्थिति है वो कुल एक्टिव केसेस हमारे 315 हैं और जिसमें 286 जो केसेस हैं वो हमारे होम आइसोलेशन के अंतर्गत हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये बताना कि समस्त जितने भी होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनकी सतत रूप से निगरानी की जा रही है। निगरानी इन द सेंस जितनी भी प्रकार की उनको सहायता, मानसिक, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड ऑल्सो होम आइसोलेशन में दवा उनके पास उपलब्ध है कि नहीं, उनके O2 लेवल्स की मॉनिटरिंग लगातार हमारी जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है वहाँ से की जा रही है। प्रत्येक पालीवार जिसको कहें शिफ्ट वाइज डॉक्टर्स हमारे इस कमांड सेंटर में बैठते हैं, वीडियो कॉल, फोन के माध्यम से संपर्क में रहते हैं। और जहाँ कहीं पर भी यदि संपर्क में कोई कमी आती है या फोन में से कनेक्ट करने में दिक्कत आती है तो हम अनिवार्य रूप से उन केसेस को रैपिड रिस्पांस टीम जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, मोबाइल टीम है, उसके टीम से हम उन घरों को विजिट अनिवार्य रूप से करा लेते हैं। इसके अलावा मैं जनपद फतेहपुर की व्यवस्था के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारी टोटल बेड जो अवेलेबिलिटी है वो 325 है। हमने प्राइवेट भी 5 हॉस्पिटल्स का चयन किया है जो L2 के रूप में जिनको विकसित किया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रिजम्पटिव कोविड जो पॉजिटिव नहीं परंतु जो लक्षण युक्त जो लोग हैं उनके लिए 124 बेड्स की व्यवस्था है। L2 जो है हमारे यहाँ CHC बिंकी और खागा में डेवलप्ड है। और आज की डेट में मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पास टोटल 23 पेशेंट्स ही एडमिट हैं। इसके अलावा जो हमारा अभी जो फोकस जनपद पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और समस्त सिस्टम जो इसमें लगा हुआ है जिसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, फोकस जो पॉइंट है वो है कि ग्रामीण स्तरों पर जो ग्राम स्तरीय निगरानी समिति के माध्यम से लक्षण युक्त लोगों का चिन्हांकन। मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने ओरिएंट किया ग्राम निगरानी समितियों को, हम ताकि कोई भी माइनर सा भी लक्षण हो लेकिन वो व्यक्ति के चिन्हांकन हो और उसकी दवा शुरू हो जाए ताकि क्रिटिकल स्टेज से पहुंचने से पहले ही उनको ट्रैक कर लिया जाए, उनकी टेस्टिंग कर ली जाए। टेस्टिंग के लिए भी हम लोगों ने 57 RIT टीम जो मोबाइल टीम्स हैं, उसके अलावा देयर आर
16 अदर स्टैटिक टीम्स जहाँ पर जो पर्टिकुलरली सेंटर्स पर उपलब्ध हैं जहाँ पर टेस्टिंग कार्रवाई की जा रही है। पर डे हम अराउंड 3,000 to 4,000 to 5,000 दिस इज द रेंज जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग किट की बिल्कुल अपूर्वा जी, देखिए टेस्टिंग की जा रही है और जैसा आप बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों पर ध्यान दिया जा रहा है। आपने जिक्र किया कि बेड की जो अवेलेबिलिटी है यानी जो उपलब्धता है वो अच्छी खासी है और 325 बेड का आपने जिक्र किया, लेकिन ये जो जानकारी है ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? जो पैनिक की स्थिति है लोगों के भीतर ये क्यों आ जाती है? जब उनके मरीज की तबीयत खराब होती है तो वो क्यों हड़बड़ाने लगते हैं कि उन्हें बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये उन्हें कहां से मिलेगी? ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूंगी कि बतौर वाया सोशल मीडिया, वाया कम्युनिकेशन थ्रू द जो यहाँ स्थानीय मीडिया है, इसके अलावा जो नगर निकाय के अंतर्गत जितने भी हमारे एडवर्टाइजमेंट पॉइंट हैं वहां पर हम लगातार जितने भी कंट्रोल रूम के नंबर हैं इनको प्रभावशाली रूप से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक जनता के पास वो नंबर्स अवेलेबल हो जाएं। यहाँ ये भी बहुत मैं आवश्यकता मतलब इम्पोर्टेंटली आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि हमने हमारे 12 लाइन्स हैं इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में, पर सर्विस के हिसाब से हम लोगों ने नंबर्स अलॉट किए हैं। जैसे होम आइसोलेशन की दिक्कत वालों के नंबर अलग हैं ताकि कहीं से भी कॉल्स की क्लॉगिंग ना हो एंड अल्टीमेटली जो साइकिल है, जो कॉल का जो एड्रेसल है वो होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लक्षण युक्त के बारे में मैं एक और चीज हाईलाइट करूंगी कि हमने क्योंकि अभी ये सघन रूप से अभियान चलाया जा रहा है, मैं जनपद में अराउंड 19,453 टू बी एग्जैक्ट जो माइनर लक्षण से लेके जो गंभीर रूप से जिनके जो लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हांकित किया गया है उनके लिए अलग से हमने 50 टीम डिप्लॉय किए हैं जो लगातार पर डे 4,500 लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। उनमें से हम चिन्हांकित करते हैं कि जिनकी स्थिति वो गंभीर बताते हैं ग्रामीण अंचलों में, तो वहां पर रैपिड रिस्पांस टीम अनिवार्य रूप से अगले दिन प्रातः उनको विजिट कर लेती है ताकि SpO2 लेवल या कोई भी क्रिटिकल कंडीशंस ना हो और हम एक जनहानि को बिल्कुल अवॉइड करें। तो हमारी वो बिल्कुल ही सघन रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम के नंबर्स सभी व्यापक रूप से हम लोग जिसको कहते हैं जनता तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक ग्रामवार भी अब हम लोगों ने ये नया स्टार्ट किया है कि प्रत्येक ग्रामवार भी कंट्रोल रूम का जो बिल्कुल यानी कंट्रोल रूम के जरिए आप इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन अब समस्या आती है उन लोगों के सामने से जो खुद अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्हें समय से इलाज नहीं मिल पाता, उन्हें समय से सुविधाएं नहीं मिल पाती। समय समय पर ऐसी वीडियो भी पूर्वा जी वायरल होती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने की है? किस तरीके से अस्पताल पर नजर रखी जाती है, वहां की सुविधाओं पर नजर रखी जाती है? नजर से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देयर आर 2 फैक्टर्स हाउ वी हैव गॉन अबाउट इट। नंबर 1 इज ऑफ कोर्स मॉनिटरिंग, बट नंबर 2 इज आल्सो द गाइडेंस and the motivation that we as leaders need to provide. So as a team leader हम लोग बिल्कुल per L2 has been visited by me as well as constant visits are being made. Secondly हम लोगों ने इसमें सभी जगह पे CCTV कैमरा लगे हैं ताकि जो राउंड्स हैं, ताकि कोई भी तरह की अगर समस्या उत्पन्न होती है उसको इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में हमारे यहाँ बहुत उसकी सघन मॉनिटरिंग के लिए 2 लोग लगे हुए हैं एंड वी आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू ऑल द फैसिलिटीज टू एंश्योर दैट द राउंड्स आर ड्यूली टेकन ताकि उनको मेडिसिन की उपलब्धता किसी भी प्रकार की कोई किल्लत उनके यहाँ पर ना हो। एंड सर्टेनली हम टाइम टू टाइम जो विजिट्स में भी हैं तो इन केस देयर आर एनी लॉजिस्टिकल इश्यूज। बिल्कुल यानी अपूर्वा जी अस्पतालों पर भी ध्यान रखा जा रहा है और देखिए जरूरी भी है ताकि लोग जो अंदर भर्ती हैं उन्हें समय से इलाज मिल पाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ी डीएम और उन्होंने बताया कि किस तरीके के हालात हैं फतेहपुर में। फतेहपुर की डीएम अपूर्वा दुबे डीएम ई कॉन्क्लेव में जुड़ी और उन्होंने बताया कि फिलहाल 348 एक्टिव मामले फतेहपुर में हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे। योगेश्वर राम मिश्रा हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, मिर्जापुर का हाल उनसे जानेंगे। वो मंडलायुक्त हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चल लौटेंगे।